सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, लाहौर में खोखर पैलेस से मुतसिल घरों और मार्केट्स को मिसमार जब किया तो उस वक्त हुकूमत ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये गैर कानूनी तजावुज़ात हैं और हम अदालत के हुक्म पर इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि सियालकोट में भी ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ख्वाजा आसिफ साहब की मुबज्जना तौर पर जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है उसको मिसमार किया गया और उस वक्त भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। लेकिन कल हमने देखा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जब कराची के इलाके मलीर में फार्म हाउसेस को गिराया और उन्होंने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये गैर कानूनी है, तो उस वक्त हलीम आदिल शेख साहब की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया और वहाँ पर मुश्तल अफराद ने धावा भी बोल दिया, जिसके बायस पुलिस को और इंतज़ामिया को कार्रवाई रोकना पड़ गई। लेकिन उसके बाद अब हमने देखा है कि कार्य सरकार में मुदाखलत करने पर हलीम आदिल शेख साहब और उनके 70 साथियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लगारी साहब, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये जो ज़मीन है ये 30 साल लीज़ पर दी गई थी और इसको ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था, लेकिन ये कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो इसलिए ये गैर कानूनी है, इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये गैर कानूनी है, यानी आप जब कार्रवाई करें तो वो गैर कानूनी नहीं है, लेकिन अगर सिंध हुकूमत कार्रवाई करेगी तो वो गैर कानूनी है। देखें, अगर लाहौर में कार्रवाई हुई और रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई है तो कार्रवाई को दुरुस्त कहा जाएगा। ऐसा ही है। अगर उन्होंने खोखर साहिबान ने अगर उन्होंने जो कुछ भी तामीरात की थी और जिन तामीरात को गिराया गया, अगर वो कवानीन के मुताबिक कार्रवाई हुई है तो उसको हम नहीं कह सकते कि गलत है। इसी तरह से वो है ख्वाजा। लेकिन एक बात ज़रूर है, वो नज़र आता है कि हुकूमत विक्टिमाइज़ कर रही होती है और हुकूमत ये देखे कि कहाँ कहाँ और अगर उनके अपने, सबसे पहले तो उनसे कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ भी सिंध में भी कार्रवाई का आगाज़ वहाँ से किया जाए। अगर उनके अपने लोगों ने कहीं ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है तो ये लगेगा कि जनाब देखें, हमने तो अपने लोगों से शुरू किया है और यहाँ हमने इनको उनकी तजावज़ात को गिराया है। मुझे नहीं मालूम कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी तजावज़ात हैं, लेकिन ये हलीम आदिल शेख का फार्म हाउस जो है उसके अंदर ज़राअत के मकासद के लिए भी चीज़ें थी। अच्छा, मवेशी भी थे, कुछ काश्तकारी भी थी, लेकिन फार्म हाउस भी था। तो आप किस चीज़ को टारगेट, अगर 30 साल की लीज़ थी तो उसकी मुद्दत कितनी हो चुकी है और कितनी उसकी मुद्दत बाकी है, अभी भी उसकी लीज़ का दौरानिया बाकी है। तो अगर ये भेड़ चाल चली कि आप चलें, आप भी, आपका भी हम टारगेट करेंगे, फिर वो मुखालिफ के उसको टारगेट करेंगे, तो इससे बेहतर ये है कि ये सारी सूरत यार सामने, और कोई भी अगर कानून की खिलाफ वर्जी करता है, कोई भी अगर रूल्स को वायलेट करता है, यहाँ लोग अदालती फैसलों को खातिर भी नहीं ला रहे हैं। यहाँ पर ऐसा है कि अदालतों ने फैसले दिए और लोग अदालतों के, वही पार्टी जिसको अदालत के फैसले ने उसकी बात नहीं मानी, वही पार्टी फिर अदालत में चली जाती है और कहती है कि जनाब मेरा फलां मामला जो है उसको ठीक किया जाए, जबकि अदालत फैसला दे चुकी है। और ऐसा नहीं है कि जो है लोअर कोर्ट्स फैसला दे चुके हैं, सुपीरियर जुडिशरी फैसला दे चुकी होती है, फिर भी दोबारा चले जाते हैं, इसलिए कि माफिया के तौर पर काम करते हैं, इसलिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ शोबों में माफिया के तौर पर काम करते हैं और फिर यहाँ पर भी आकर माफिया। लेकिन ये वाली कार्रवाइयाँ तो अदालत के हुक्म पर ही हो रही हैं ना, चीफ जस्टिस के हुक्म पर। अगर अदालत उज़्मा ने यह आर्डर दिया है कि गैर कानूनी तजावज़ात को मुनहज़म कर दिया जाए तो हुकूमत पहले ये देख ले कि क्या वाकई ये गैर कानूनी है, और दूसरी बात यह है कि क्या ऐसी और भी गैर कानूनी है जो हमारे लोग, जिन पर आवाज़ उठ सके। यानी वहाँ पर भी नहीं किया उन्होंने इस बात का ख्याल कि उनके अपने लोग, यानी खोखर बिरादरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं, तो दूसरे उनके जो कज़न खोखर जो पीटीआई में हैं वो तो महफूज हैं। तो ये चीज़ समझ क्यों नहीं आती कि इस तरह से वो तासुर ये वाला बन जाता है ना कि आप शायद विक्टिमाइज कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में ये तासुर पब्लिक में जाता है कि उनको विक्टिमाइज किया गया है तो पब्लिक सिंपैथी उनकी तरफ जाती है। हुकूमत अगर कोई और लोग हैं और अपोजिशन इसकी निशानदेही करेगी जी फलां जो हुकूमत के करीबी लोग हैं या हुकूमत में शामिल लोग हैं उनकी फलां जगह पर तजावज़ात हैं, तो फिर उधर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अक्रॉस द बोर्ड आर्डर किया है ना। ऐसा भी होता है कि जनाब लोग कब्जे के चक्कर में होते हैं। इस सूरत हाल ने और ज़्यादा ख़राब किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही हैं। अब
मैं समझता हूँ कि अदालती अहकामात को नज़रअंदाज किया जाता है और अदालती अहकामात को लोग जो हैं वो उस दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इदारे जिनके ज़िम्मे होता है कि वो तजावुज़ात ना हो वो भी इसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब ने एक और इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा है कि मैं जब से अपोजिशन लीडर बना हूँ तब से वज़ीर आला सिंध को मेरे साथ मसला है। वज़ीर आला सिंध का डायरेक्ट वो कह रहे हैं इन्फ्लुएंस है, उनसे क्या मसला हो सकता है? मैं इस बात को नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि वज़ीर उनके लीडर ऑफ अपोजिशन की बनने की वजह से नहीं है। अच्छा, अगर उनका जो स्टैंड है जिस पर कार्रवाई की है उस कार्रवाई को हम देखते हैं तो फिर हमें उसी तक रहना चाहिए कि ये कार्रवाई हुई है। अगर ये लीगल काम नहीं था तो उसके खिलाफ हुई है, लेकिन हुकूमत को अपने लोगों के बारे में भी देखना चाहिए कि अगर ऐसी ही तजावुज़ात उनके लोगों ने कायम कर रखे हैं तो फिर उनका भी इंतज़ाम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा लगाई साहब, इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिए, मुमलिकत ने इस पर दस्तखत भी कर दिए हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत कर दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उसके अकॉर्डिंग फैसला देगी, अपनी वो तशरीह बताएगी? एक क्या मतलब है, आप हिदायतनामा जारी करें सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये क्या बात हुई? लग तो ऐसा ही नहीं, मतलब ये है कि आप एक मामले को सदारती रेफरेंस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ले गए और सुप्रीम कोर्ट उस सदारती रेफरेंस की समाअत कर रही है। फिर वही मामला जब आप कोर्ट में ले गए थे तो फिर वही मामला उठाकर पार्लियामेंट में ले गए और पार्लियामेंट में आईनी तरमीम के जरिए जाकर यहाँ रख दी। अब दो इदारे उसकी समाअत कर रहे हैं, पार्लियामेंट पर भी बहस होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला देना है। तीसरी तरफ से सदारती ऑर्डिनेंस ये एक बम्बार के तौर पर आकर ऐसे आकर बम्बारी कर देता है दोनों इदारों के तकद्दुस पर, उनके एहतराम पर, उनकी जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर, उनकी जो इंटीग्रिटी है उसके ऊपर जाकर ये ऑर्डिनेंस तो एक आइन की और पार्लियामेंट की और अदालत की, तीनों की ये तौहीन है, ये उनके साथ मजाक है। और हुकूमत को ये पता नहीं है कि ऑर्डिनेंस की सूरत में जब हाउस हो रहा है, जब ऐवान का इजलास जारी है तो आप सदारती ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते। भाई सदारती ऑर्डिनेंस इसलिए जारी होता है कि हाउस जो है वो चल नहीं रहा होता है या हाउस का कोई बिजनेस नहीं होता है। हाउस तो इसी बिल पर बहस कर, इसी तरमीमी बिल पर बहस कर रहा है, तो आपने ऐसे में कैसे आप तरमीमी आप ऑर्डिनेंस ले आए? ऑर्डिनेंस की कोई ऐनी हैसियत नहीं है। और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो मैं ये समझता हूँ इंतहाई आजिज़ी के साथ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको उठाकर एक तरफ रख देगी, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस आइन के तकाज़ों के बरक्स जारी किया गया है। आइन तो साफ कहता है ना कि जनाब अगर हाउस चल रहा है, पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है तो आप ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते। ये कैसा हो गया है कि हाउस भी जारी है, उसी की सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत हो रही है, उसको आप पार्लियामेंट में भी ले गए हैं और ऊपर से आप ऑर्डिनेंस भी, यानी ऑर्डिनेंस तो ये हुआ कि जैसे आपने बम फेंक दिया हो, इस सारे के सारे आप ही अपनी सारी चीजें करते हैं और फिर बम भी फेंक देते हैं। इस सारी सूरत हाल में ये नहीं लग रहा कि हुकूमत एक जिद पर अड़ी हुई है कि जो अपोजिशन कहेगी वो नहीं होना और उसके खिलाफ ही करना है जो करना? मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत की और अपोजिशन का होता है, एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ होता है, लेकिन एक दायरा तो है ना आपके पास। कोई आपके पास आइन है, आपके पास इदारे हैं, आपके पास पार्लियामेंट है, आपके पास अदालत है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आपके पास सुपीरियर जुडिशरी है, तो फिर आप ये क्या करते हैं? इस तरह के इक़दाम करते हैं, फिर ऑर्डिनेंस लेकर आ जाते हैं। सदर मुमलिकत ने जब रेफरेंस पर दस्तखत कर दिए थे तो उन्होंने ये कैसे सोचा कि मैं ऑर्डिनेंस पर भी दस्तखत करूं? भैया आपने तो सुप्रीम कोर्ट में खुद ही अपने दस्तखत से एक रेफरेंस भेजा हुआ है कि जनाब इस पर अपनी राय दीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट की राय आई नहीं है, आपने उसी को ऑर्डिनेंस के तौर पर जो है नाफिज कर दिया। और उससे पहले आप जो है वही मामला जो आपने रेफरेंस के दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, उस मामले को आप पार्लियामेंट में ले आए। अब पार्लियामेंट उसका असल फोरम था, लेकिन आपने असल फोरम को तो बिल्कुल इग्नोर किया और अब असल फोरम के ऊपर ही आपने बमबारी कर दी है। तो ये आइन इसकी इजाजत नहीं देता है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, ये वायलेशन है, ये आइन को एब्रोगेट करने के बराबर है, ये आइन को एबाइंस में रखने के बराबर है और ये पार्लियामेंट की तौहीन है, ये अदालत की भी तौहीन। यानी आप ये समझते हैं कि जो पार्लिमानी मामलात हैं वो अदालत जाने ही नहीं चाहिए, वो पार्लियामेंट के फोरम पर ही जाने होते हैं ना। आप ताबीर व तशरीह के लिए जाते हैं तो ठीक है, आप ताबीर व तशरीह के लिए जाएं, पार्लियामेंट में ही होना। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर किसी चीज की सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि ये इसकी क्या ताबीर व तशरीह की जाए कानून के किसी भी हवाले की, और उनने भी इस सिलसिले में बात की है। देखें ये मामला पार्लिमानी है, इसको पार्लियामेंट में होना चाहिए और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास भी यही रास्ता होगा कि आप पार्लियामेंट में जाएं।
फर्ज करें अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये मामला पार्लियामेंट में ले जाएं, तो पार्लियामेंट के ऊपर तो ये ऑर्डिनेंस फेंक चुके हैं और पार्लियामेंट के इन हाउस होते हुए ऑर्डिनेंस फेंक चुके हैं, तो इस ऑर्डिनेंस की क्या है? पहला सदारती ऑर्डिनेंस तो नहीं है ना, हुकूमत तो यही करती है, हुकूमत का रवैया शुरू से ही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऑर्डिनेंस ऐसी हालत में है जबकि हाउस इन ऑर्डर है, जब दोनों ऐवानों का बिजनेस चल रहा है। सही। तो इस दौरान में आपने छुट्टी के दिन का फायदा उठाया कि चलो भाई जुमेरात को डालते हैं, एतवार को जो है वो होगा, ऑर्डिनेंस हम मीडिया में दे देंगे और फिर उसके बाद जब परसों को मीट करे पार्लियामेंट, तो फिर पार्लियामेंट जो है हक्का बक्का हो के जनाब ये क्या हो गया है, हम जिस मामले पर बहस कर रहे हैं वही मामला उन्होंने ऑर्डिनेंस की सूरत में ले आए। मैं समझता हूं कि ये एक दंगल करना चाहते हैं इदारों के साथ। अब मुझे ये शक लग रहा है कि इस तरह का दंगल मैं पेशीन गोई करता हूं, मैं आपको पहले से बता रहा हूं, ये इस तरह का दंगल मैं इंतहाई एहतियात के साथ मोहतात होकर कह रहा हूं कि ये बहुत जल्द जो है सिक्योरिटी इदारों के साथ भी दंगल करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल करने जा रहे हैं। सर, आप नहीं समझते कि अगर ये लोग संजीदा होते वाकई आईनी तरमीम करवाने में, तो वो अपोजिशन को साथ लेकर भी तो चल सकते थे? ऐसा लग रहा है हुकूमत ने कसम खाई है अपोजिशन को किसी मामले में उनसे राय नहीं। ये अपने सियासी जवाज के लिए एक चीज को ही अपने पास रखे हुए हैं कि हम बात नहीं करते, हम बड़े अड़ीबाज हैं, हम बड़े तुरम खान हैं, हम बड़े पारसा हैं, हमारी पारसाई तो देखो। अब भाई पारसाई जान चुके हैं इस मुल्क के लोग, आपकी डिलीवरी जान चुके हैं इस मुल्क के लोग, आपकी हर चीज का लोगों को पता है, आपकी तमाम जो ईमानदारी और दयानतदारी है उसको लोग परख चुके हैं, देख चुके हैं। ये सारा कुछ जो है अवाम आपस ढोंग में आने को तैयार नहीं है। अगर आपने ये तरीका इस तरह किया है कि से फ्री की दंगल आपने शुरू कर दिया है और आप जाकर सर टकरा रहे हैं अदालत उज़्मा के साथ, और आप जाकर सर टकरा रहे हैं पार्लियामेंट की दीवारों के साथ, और आप कह रहे हैं कि जनाब देखें अब अगर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनकी मर्जी का फैसला नहीं आता है तो फिर ये क्या करेंगे? तो फिर ये हमला करेंगे। इनका जनाब अली तर्ज अमल बता रहा है, ये किसी को भी बख्शने को तैयार नहीं है, ये सिर्फ अपनी जात को देख रहे हैं और अपने इक्तदार को देख रहे हैं और अपनी लूटमार को देख रहे हैं। साहब, आपको याद है जो पिछले हफ्ते कौमी असम्बली का इजलास हुआ, उसमें जो हंगामा हुआ, जिस तरह से गुत्थम गुत्था हुए अरकान एक दूसरे के ऊपर नारेबाजी की, आम जो एक आदमी है वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है देखने के बाद कि ये वो लोग हैं जिनको हमने वोट दिया था, और किस तरह से ये भी अमेरिकी कांग्रेस में जाकर हमला करके 4 अफराद को, जो फिर बाद में 5 हो गए, उनको लुकमा अजल बनना पड़ा। अच्छा, अटैक हुआ। नैन्सी पेलोसी के साथ क्या हुआ? ये दुनिया भर के मुंतखब ऐवानों में इस तरह की चीजें, आप जापान की पार्लियामेंट में कुर्सियां चल गई। मैं नहीं कहता हूं कि ये शाइस्ता काम है, लेकिन इस तरह का जहां भी असेंबली का मतलब होता है कि लोगों के मुंतखब लोगों का एक फोरम जहां पर बैठे हुए हैं, इख्तलाफ राय होता है तो जाहिर होता है, शोर शराबा होता है तो जाहिर होता है। इससे आगे नहीं होना चाहिए, गरेबान नहीं पकड़ा जाना चाहिए और एक दूसरे के ऊपर कोई मारपीट नहीं होनी चाहिए और वायलेंस नहीं होना चाहिए और ऐसे ऐवानों में वायलेंस नहीं होना चाहिए। ये जो शहजादे हैं, ये देखिएगा आप, इससे भी आगे बढ़ेंगे। सही, ये इक़्तिदार के शहजादे, इक़्तिदार के दुलारे जो है ना, ये अब मैं जानता हूं कि अपने तमाम हुदूद को पार कर चुके हैं। सही। अच्छा लगा साहब, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर किसी ने मायूस चेहरा देखना है तो मौलाना फजलुर रहमान की तस्वीर देख ले। एक तो पहली बात ये कि आपको लगता है मौलूस हैं, अभी जो PDM का रिसेंट एक इजलास हुआ उसमें जो फैसले हुए, सैनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने पर इत्तेफाक हुआ, तहरीक अदम एतमाद के बारे में भी हुआ कि बाद में सोचेंगे, लॉन्ग मार्च की भी तारीख उन्होंने दे दी, उसके बाद ये स्टेटमेंट देना, आपको लगता है मौलाना वाकई मायूस है? देखिए, मौलाना पहले क्या थे, उनका स्टेक पर क्या है, वो क्या चीज़ लेकर आए। यानी अगर मौलाना का ज़ाती कोई मामला स्टेक पर हो, मौलाना की कुर्सी पहले भी नहीं थी उनके पास, अब भी नहीं है, मौलाना की कोई निशस्त का मसला नहीं है, मौलाना कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो ऐवान में नहीं पहुँच सके, एक दफ़ा नहीं हुआ, एक से ज़्यादा दफ़ा हो, तो उन्हें फैसल करीम कुंडी हरा चुके हैं। मैं और बात करता हूँ, मौलाना एक चीज़ के लिए, वोट के तकद्दुस के लिए, वोट के इलेक्शन के प्रोसेस पर अवाम के भरोसे के लिए बाहर निकले। वो ये चाहते हैं कि लोगों का वोट पर भरोसा हो, ये नहीं है कि एक घड़ी घड़ाई चीज़ जो है उनके ऊपर मुसल्लत हो जाए। तो अब मैं समझता हूँ कि मौलाना जिद्दोजहद के प्रोसेस में, और जो जिद्दोजहद के प्रोसेस में होता है वो मायूस नहीं होता है,
लेकिन पीडीएम का जो इजलास हुआ उसमें जो फैसले हुए, यही फैसले एक्सपेक्टेड थे? आपके ख्याल में यही करना चाहिए था या इससे बेहतर भी कोई फैसले हो सकते थे? मेरा ख्याल है कि जो पहले फैसले किए गए थे जिसमें बहुत जल्दबाजी की थी, मैं उसके बारे में बात कर चुका हूँ। जो आखिरी कार्ड्स पहले शो करा, हाँ, जो बहुत बाद में शो होने थे, ये करते उन्होंने बाद में करने थे। जो चीज़ें अभी भी बहुत सी चीज़ें इन्होंने पहले की हुई हैं, उनका भी वक्त आएगा। सही। मैं ये कहता हूँ कि अगर माहौल बनता है और अपोजिशन कहती है जी हम शटर डाउन की अपील कर रहे हैं, अगर हुकूमत कहती है मुल्क गिर हड़ताल की अपील, तो फिर क्या होगा? क्या आपका ख्याल ये है कि मौलाना के कहने पर डेरा इस्माइल खान में स्ट्राइक नहीं होगी? क्या PMLN के कहने पर लाहौर में और फैसलाबाद में और दूसरे शहरों में नहीं होगी? क्या पीपल्स पार्टी के कहने पर लाड़काना, सक्खा, नवाबशाह इन शहरों में जो है भाई सब कुछ हो सकता है, इनको नज़र नहीं आ रहा है। ये उस तरफ नहीं, ये मैं कहता हूँ कि अपोजिशन उस तरफ नहीं गई है, ये अपोजिशन का अपना फहम है, लेकिन हुकूमत इन चीज़ों को सोच ही नहीं रही है। उनको इक़्तिदार मिल गया, वो इक़्तिदार को चिमटा कर अपने पास रखना चाहते हैं, उसके जवाब के बगैर भी, तो चिमटे रहें। लेकिन आपको लगता है बात लॉन्ग मार्च तक पहुंचेगी? इससे पहले ही जो सेनेट इंतखाबात वाला मामला है, ये मिलकर जो लड़ने की बात हुई है, इस पर इत्तेफाक हो सकेगा? मेरे ख्याल में इत्तेफाक हो चुका है। अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेगी और हुकूमत को, अपोजिशन को यह भी मालूम है कि ये जो अकड़ी हुई गर्दन होती है और ये जो अनाप पसंदी, खुद परस्ती, ये जो चीज़ें होती हैं, वो उन लोगों को जो अपने एक बैकग्राउंड के लोग हैं, मैं नहीं कहता कि बहुत अच्छा बैकग्राउंड होगा। आपका ख्याल है कि जो किसी इलाके का सरदार हो, जो किसी इलाके का बड़ा जागीरदार रहा हो, क्या वो ये जो रवैये उनके साथ अख्तियार किए जाएँ कि तुम ठीक है इधर बाहर निकल जाओ, तुम अंदर आ जाओ, तुम उधर बैठ जाओ, ये कुर्सी खाली कर दो, गुनाह कर दो, इस तरह की चीज़ें वो नहीं सुना करते हैं। और उन्होंने बहुत ज़्यादा बेइज्जती बर्दाश्त कर ली है जो हुकूमत की बेंच में बैठे हुए हैं। एक तो उनके काम नहीं होते हैं, इसलिए कि ये काम करना ही नहीं चाहते हैं, और दूसरा उनकी तौहीन अलग होती है। उन्होंने जो है वो जो वसीम अकरम प्लस जहाँ बिठाए हुए हैं, वो कोई चीज़ डिलीवर करके नहीं दे रहे हैं लोगों के लिए। उन्होंने बहुत से ज़िलों में अपनी दुकानें खोली हुई हैं जहाँ पर धंधा होता है, जहाँ पर छोटे छोटे काम के लिए लोग जाते हैं रिलीफ लेने के लिए, उसके लिए हर चीज़ के लिए रेट मुकर्रर हैं। तो कैसे, तो लोग क्या करेंगे? और जो लोग ना करा सकें, जो लोग इनके टिकट पर मुंतखब हुए हैं, वो अगर कोई काम ना करा सकें तो फिर क्या होगा? अभी तो इन्होंने वादा किया है ना कि हम 50-50 करोड़ देंगे, इलेक्शन के गुजरने दें, 50 रुपए भी नहीं देंगे। क्यों देंगे? और जब उनके जिनको बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं उनको तो पहुंचा रहे हैं ना। अच्छा। उस माफिया को जिसने कमाया है इस सारे रिजीम के दौरान, जिसने पाकिस्तान को करप्शन के इतने ग्रेड पर ऊपर ले गए हैं कि अब तो हद हो गई है। लेकिन आप क्या समझते हैं, अगर ये लोग मिलकर सेनेट इलेक्शंस लड़ते हैं, हुकूमत के लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? और आगे जब लॉन्ग मार्च वाला सारा मामला आएगा तो हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात देख रहे हैं? हुकूमत को मुश्किलात नजर आ रही हैं, वो भागी भागी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में वो भागे भागे जा रही है, पार्लियामेंट में वो भागी भागी जा रही है, ऑर्डिनेंस नाफिज करने में। ये सारा कुछ धरे का धरा रह जाएगा, इसलिए कि उनकी अपनी पार्टी के लोग उनको छोड़ रहे हैं। ये पता चलेगा आपको जब इलेक्शन होगा सेनेट का, तो पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। और लॉन्ग मार्च में क्या होगा लगाई साहब आपके ख्याल में? लॉन्ग मार्च की तो नौबत आएगी तो देखेंगे ना, पहले तो इस प्रोसेस से गुजरे कि सेनेट का इलेक्शन किस तरह होता है। सही। अच्छा लगाई साहब, सिंध में एक माफिया हुकूमत कर रहा है जो किसी भी कीमत पर माल पानी खाना चाहता है, ये शहबाज ने कहा है। और ये गंदम के मामले के ऊपर बात हुई है। गंदम का जो मामला है उसमें हुकूमत जो है वो सिंध हुकूमत पर और सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम डालती है। लेकिन ये जो गंदम वाला मामला है ये है क्या आखिर? गंदम का मामला एक माफिया गेम है। सही। और माफिया गेम इस तरह से है कि जब गंदम पककर तैयार हुई सिंध की, तो सिंध में स्टोर कर ली गई। सही। पंजाब में गंदम जो है वो गायब हो गई। सही। और इनको गंदम बाहर से मंगवाना पड़ी। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, मियाँ जनाब परवेज़ मुशर्रफ के दौर के आखिरी दिनों में लोग लाइन लगकर आटा ले रहे थे। उसके बाद कब 10 साल के दौर में गंदम की वो जो है अपना पैदावार बढ़ती चली गई। पाकिस्तान इतना बड़ा हो गया कि गंदम में खुद कफील हो गया। सही। अब इनके दौर में आया तो फिर देखा कि जनाब क्या करें। इन्होंने गंदम आते ही पिछली दफ़ा भी यही किया है कि एक्सपोर्ट कर दी, शॉर्टेज हो गई, इंपोर्ट कर ली, उसमें भी पैसे कमाए, इसमें भी पैसे कमाए। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर आप अपना हिसाब किताब कर लेना।
तो ये माफिया, मैं ये कहता हूँ, और फायदा किसको होता है? माफिया। फायदा ये होता है कि वो उनको ना सिर्फ ये कि मुनाफा देते हैं बल्कि उनको सब्सिडी भी देते हैं। सब्सिडी किसको मिलनी चाहिए? आम आदमी को मिलनी चाहिए ना। अगर कोई हुकूमत रियायत दे रही है, कीमतों में कमी कर रही है, कुछ चीज़ अपनी तरफ से डाल रही है, तो उसका फायदा किसको होना चाहिए? आम आदमी को। आम आदमी को तो इनके किसी भी सब्सिडी से आज तक कोई फायदा नहीं पहुंचा है। लेकिन अब आप देखिए DAP की क्या लग रही है, यूरिया की क्या कीमत लग रही है। लोग पागल हो गए हैं जनाब, ये है सूरत हाल। अब जो खाद की कीमतें लग रही हैं वो लोगों के होश हवास उड़ गए हैं। अब फी एकड़ गंदम की या किसी भी पैदावार की लागत जो है उन पैदावार नहीं दे रही है वो चीज़। अगर गंदम काश्त करने से एक आदमी के 500 रुपये खर्च कर रहे हैं, हम एक फर्ज कर लेते हैं, और मालूम हुआ कि उसको आमदनी जो है वो 300 रुपये की हो रही है, वो पागल हो गया है, वो गंदम काश्त करेगा। इन्होंने कीमतें हर चीज़ की बढ़ा दी है, बीज की कीमतें बढ़ा दी, इन्होंने ट्रैक्टर को ले आया वो जनाब हम लोगों में बांट रहे हैं, लेकिन वो बांटे जाएंगे, ज़ाहिर है जितने ट्रैक्टर हैं उतने लोगों को जब बांटे जाएंगे, और वो इतने तो सरकार में बैठे हुए लोग। अच्छा, फिर ये कि जनाब आपने खाद की कीमत बढ़ा दी, बीज की कीमत बढ़ा दी, आपने पानी की लागत की कीमत बढ़ा दी, आप डीजल की पेट्रोल की वो उस पर चलता है ना, आप बिजली जो है बिजली की कीमत बढ़ा दी, बिजली की कीमत कहीं पहुंच गई। जब बिजली चलेगी तो खर्चा होगा फी एकड़ पैदावार में, जब डीजल चलेगा तो भी खर्चा होगा फी एकड़ पैदावार में, जब खाद चलेगी तो खाद में खर्चा होगा फी एकड़ पैदावार में, जब DAP डले, जब आपका यूरिया डलेगा तो उसका खर्चा होगा फी एकड़ पैदावार में, बीज डाला जाएगा तो बीज की कीमत बढ़ी हुई है तो खर्चा होगा फी एकड़ पैदावार में। तो लोगों को बेहोश कर दिया इन्होंने, इतनी कीमतें बढ़ा दी है। तो अब ये कह रहे हैं हम पैदावार जो है वो खुद कफालत की तरफ जाएंगे, जा नहीं सकते हैं ना, इन्होंने रास्ते बंद कर दिए पाकिस्तान की खुद कफालत के। ठीक है, ब्रेक लेनी है और नाज़रीन वापस आएंगे तो बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की 27वीं रिपोर्ट में अहम इंकशाफात हुए हैं और पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं उनका एतराफ़ किया गया है इस रिपोर्ट में। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की 27वीं रिपोर्ट जारी हुई और उस रिपोर्ट में पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं, जो इक़दामात पाकिस्तान ने किए, उसका इतराफ़ किया गया है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों में बिल्कुल साबित कदम रहा है। जबकि दहशतगर्द तंजीमों की भारतीय हिमायत पर DG ISPR ने डोजियर भी पेश किया और ये एक्सेप्ट किया गया है कि भारत वाकई में खित्ते में जो बदअमनी फैलाने में भारत मुलविस रहा है। लगारी साहब, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की 27वीं रिपोर्ट जारी हुई है और इसमें जो बातें की गई हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? मेरे ख्याल में हकीकत तो ज़ाहिर है किसी न किसी दिन सामने आ ही जाती है, लोगों को पता चलता है। हमने जानों की कुर्बानी दी है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादतें हुई हैं, हमारे आम शहरियों की, सिविलियंस की शहादतें हुई हैं। हमने एक बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, उसके बावजूद हमने कंसिस्टेंसी के साथ, साबित कदमी के साथ, दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। और जंग हमारी जो है उसके हमने एक नहीं दो जो है हमने बड़े ऑपरेशन किए, मेजर ऑपरेशन, छोटे छोटे ऑपरेशन उसके अलावा हैं और बड़े ऑपरेशन भी हुए उससे मादी में। अब ये जो ऑपरेशन था, कॉम्बिंग ऑपरेशन था, जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद था, और उसके बाद जो उससे पहले ऑपरेशन ज़रबे अज़ब था, तो उसने तो कमर तोड़ के रख दी ना दहशतगर्दी की। तो अब कैसे समझा जा सकता है? और हमने तो यहाँ तक भी किया है कि उनके तमाम, कहीं से भी अगर उनकी सोर्सेज थी, कहीं से भी उनको पैसा जाता था, उनके तमाम जो है वो पाइपलाइनें बंद कर दी हैं। पाकिस्तान एक एक चीज़ पर नज़र रखे हुए है, पाकिस्तान पूरी ध्यानदारी से अमल कर रहा है और ये चीज़ लोगों को भी, मासेस को भी, दुनिया भर के अवाम को भी, दुनिया भर के लोगों को भी, हुकूमतों को भी, दुनिया भर की फोर्सेस को भी नज़र आनी चाहिए कि पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियों के बाद दहशतगर्दी के जिन पर काबू पाया है। लेकिन क्या हुआ इंडिया में? क्या हुआ है इंडिया में? आज नहीं दिखाया जाता है कि किस तरह से मुसलमानों को घेर कर तशद्दुद का निशाना बनाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। ये नहीं दिखाया जाता किस तरह आबरूरेज़ी होती है। ये नहीं दिखाया जाता है किस तरह से मजहबी मकामात का तकद्दुस पामार किया जाता है। ये नहीं बताया जाता है कि किस तरह से अदालती फैसले जो हैं बुग़्ज़ और बदनीयती और तासुब की बुनियाद पर आते हैं। वहाँ के सुपीरियर जुडिशरी तक जो है वो इतनी बुग़्ज़ से भरी हुई है कि वो मुसलमानों के खिलाफ फैसला करती है। ये मयार है अदालतों का, ये इंसाफ देने का मयार होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया की, वो इस तरह के फैसले देती है जब खुद वहाँ का रूल ऑफ लॉ ही यही हो
कि वहाँ किसी को मुसलमानों को जीने का, इबादत करने का और ज़िंदगी गुजारने का कोई हक ही ना हो। तो ये बातें हमारी तरफ से भी डोजियर गए हैं। हमारे डोजियर बनाने वालों ने, तैयार करने वालों ने बड़ी मेहनत की है, लेकिन हमारी हुकूमत को भी दुनिया भर में वो लेकर आप एक बात करनी होगी, ताकि पूरी दुनिया के ममालिक, ये अच्छा हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में इस रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया है। इससे बढ़कर जो कुछ इंडिया में हो रहा है उसके बारे में भी पाकिस्तान दुनिया भर को बताए और दुनिया भर के सामने उसका चेहरा बेनकाब करे। और जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, यानी कश्मीरियों को तो इंसान नहीं समझा जा रहा है। 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, लॉकडाउन उनकी ज़िंदगी का मुकद्दर बना दिया गया। आप कैसे, लोग घरों में कब्रें बनाकर लोगों को दफन कर रहे हैं, घरों के 4 दीवारी के अंदर दफन कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल तो हो चुकी है। क्या दुनिया का ज़मीर इस बात पर जागा है? हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर हुकूमती फेल्योर को हमें तस्लीम करना चाहिए। लेकिन कश्मीरी तो इस बात का एतराफ़ करते हैं ना, 5 फरवरी को वहाँ पे पोस्टर्स भी लगे हैं मकबूजा कश्मीर में, जहाँ शुक्रिया इमरान खान और शुक्रिया पाकिस्तान के पोस्टर्स। अच्छी बात है कि इन्होंने आवाज़ उठाई। इससे बढ़कर करना है हमें, इससे बढ़कर हमने और ज़्यादा करना है। ये अच्छी बात है। हमें इस पर हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए कि कश्मीरियों के दिल बड़े हैं। हमारा अगर काम इससे भी अच्छा हो जाए, अगर हमारे मुल्कों में हमारे वफूद जा रहे हों और जाकर पाकिस्तान का और कश्मीर के लोगों का सही केस पेश कर रहे हों और दुनिया उसको दिखा रही हो, हम यहाँ पर कट कर देते हैं, सुबह मुशीर आ जाए, सुबह वजीर आ जाए, फुला आ जाए, हम उनको कट करते हैं। अगर वहाँ पर हो रहा हो, कोई बड़ा इंटरनेशनल फोरम पर हमारे लोग बात कर रहे हूँ, कश्मीरी बात कर रहे हूँ, हुकूमत के नुमाइंदे बात कर रहे हूँ, तो हम तो कट करेंगे ना कि जनाब ये ब्रसेल्स में बात कर रहे हैं, ये बीजिंग में बात कर रहे हैं, ये मॉस्को में बात कर रहे हैं, ये लंदन में बात कर रहे हैं, ये वाशिंगटन में बात कर रहे हैं। तो दुनिया भी देखेगी, पता चलेगा कि जनाब पाकिस्तान किस तरह से सरगर्मी के साथ कश्मीर के मसले को लेकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन बोल न्यूज़ तो अपने प्रोग्राम्स में हमेशा कोशिश करता है कि कश्मीर, बोल न्यूज़ ने अपने बुनियादी जब ये इसकी बुनियाद रखी जा रही थी तो हमारे चेयरमैन और हमारे CEO का ये यकीन था कि कश्मीर जो है वो हमारा नैरेटिव का बुनियादी हिस्सा होगा। ये था, यानी हमारा तो पूरा उसूल है कि हम कश्मीर के लोगों के साथ हैं। कश्मीर की कश्मीर, वो कश्मीर जो इंडिया के कब्जे में है, वो कश्मीर जो हमारे साथ है, हमारे साथ भी कश्मीर अपनी आज़ादी से साथ है। हमारे यहाँ उनका अपना सदर मुमलिकत है, उनका अपना वज़ीर आज़म है, हमारे पास उनका अपना आइन है, उनका अपनी सुप्रीम कोर्ट है। यानी ये नहीं है, आपको ये बात हमारे लोगों को शायद मालूम हो या ना हो, लेकिन आज़ाद कश्मीर में सदर और वज़ीर आज़म के अलावा असम्बली अपनी है, कौंसल अपनी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी है। ये नहीं है कि कश्मीर में कोई वाक़या हो तो हमारे यहाँ पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में वो मामला नहीं आता है, वहाँ पर अपनी सुप्रीम कोर्ट है जो उन मामला पर फैसला करती है। अगर ये सारा कुछ मौजूद है और उधर हम कश्मीर के लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, जो कब्जागिरी हो रही है, जो वहाँ पर जो है वो लोगों को डेमोग्राफी उनकी चेंज करने की कोशिश की जा रही है, तो हम इन पर बात नहीं करते हैं। या हमारी हुकूमत जाकर दुनिया के फोरम पर ये बात करेगी तो दुनिया पर बात खुलेगी ना कि इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया का चेहरा कालक से बिल्कुल स्याह हो चुका है, हमें उसको पूरे स्याह चेहरे को दुनिया में दिखाना है और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, आज एक अफसोसनाक वाकया भी पेश आया। भारतीय रियासत उत्तराखंड में नंदा देवी ग्लेशियर टूटकर ऋषि गंगा डैम में गिर गया और बताया ही जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले जो 150 अफराद थे वो अब लापता हैं। सिर्फ 3 की लाशें अभी तक मिली हैं। क्या कहेंगे इस अफसोसनाक वाकये पर? नहीं, एक आप नेचर के साथ मजाक कर रहे हैं ना। देखिए, जिस जगह पर किशन गंगा वो बन रहा था डैम, हम तो पहले दिन से इसके खिलाफ थे ना। हम तो कह रहे थे कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप। अच्छा, ये उसूलों के खिलाफ है। वो गलत जगह पे बना हुआ, वो इंडिया उस जगह पर बना ही नहीं सकता। अच्छा। इंडिया का ये जो है, ये गंगा यहाँ कहाँ से आ गया भाई? यहाँ कौन सा गंगा आ गया? आप सारे दरियाओं को देखें ना, नीलम है, नीलम कहाँ से गंगा हो गया ये? और किशन गंगा इसका कहाँ से होगा? नीलम है भाई ये। और नीलम पर आप नीलम का पानी देखने के लिए ये देखें, यहाँ से चलते हुए जब आप ऊपर जाते हैं और उससे केल से ऊपर जाकर वादी गुरेज से ऊपर चले जाते हैं, तो ये जब इंडिया का आता है तो इंडिया ने अपने इलाके में किशन गंगा डैम बनाकर पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की। नेचर ने उसको बता दिया, फितरत ने उसको बता दिया, खुदा की कुदरत ने उसको बता दिया कि वो जो है अब कैसे उस डैम को बनाएगा जिसके ऊपर ग्लेशियर आ गया, जिसके अंदर उसकी टेक्नीशियन, उसके वो सारे एक इंसान का मरना भी सदमे की बात है, दुख की बात है। लेकिन आप कैसे वो कर रहे हैं? क्या इंडिया ये सोच रहा है कि पाकिस्तान के लोगों का पानी बंद कर दे और वहां रोक ले? उस वक्त हमारे मुल्क के जो
वाटर कमिश्नर थे वो इंडिया का साथ दे रहे थे। ये मेरा चार्ज है। मैं ये बात ठोस तरीके से कहता हूं कि उसकी वजह से जो है हम ये केस लेकर गए थे दुनिया में, और वो चनाब का पानी रोकना चाहता है, वो यहाँ का पानी रोकना चाहता है, हमारे दरियाओं का 2-3 दरिया तो हमने अपनी बेवकूफ़ी से उनको दे दिए, बाकी दरियाओं का पानी जो है वो रोकना चाहता है। और हमारे यहाँ पर इतना वसी और अरीज इलाका है, इसको जो है वो खुश्क साली का शिकार करना चाहता है, कैद साली का शिकार करना चाहता है। अगर इंडिया इस तरह भयानक अज़ाइम के साथ अपने डैम बनाने की कोशिश करता है तो फिर ज़ाहिर है फितरत का भी अपना रद्द अमल होता है। लेकिन लगाई साहब, जो किसानों का एहतजाज भारत में जारी है वो आपके ख्याल में क्या रंग लाएगा? ऐसा लग रहा है वो अब एक बैनुल-अक़वामी इशू बन चुका है, क्योंकि हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। हमने कल भी बात की थी, और किस तरह से दुनिया की तवज्जो जो है, काश हमारी हुकूमतें इस तरह से, जितना वो किसान कर रहे हैं ना, कि इंडिया का उन्होंने चेहरा बेनकाब कर दिया। मोदी ने तो अपना चेहरा खुद ही काला किया हुआ है ना। अब वहां पर जाकर जो किसानों ने किया है, किसान तमाम सूबों से चले, वो चले जनाब हर जगह से, वो राजस्थान से चले, और वो हरियाणा से चले, और वो पंजाब से चले, ईस्ट पंजाब से चले, और वो उधर सीपी से आए, और सीपी के जो इलाके हुआ करते थे वहाँ से आए, यूपी के किसान आए, वो सारे किसानों ने आकर जमा किया। और आज के लिए शायद उनकी वार्निंग थी कि वो तमाम इलाके दिल्ली की तरफ जाने वाले बंद कर देंगे। ठीक है, कर लें बंद। अच्छा, रसल रसायल बंद हो गया तो आप कितने दिन सब्जी के बगैर रहेंगे? आप दिल्ली तो चारों तरफ से इस तरह की ज़रूरत की चीज़ें आती हैं, अनाज आता है, सारी चीज़ें आती हैं, और आप ये समझ रहे थे कि हम अपने सेठों को, अंबानियों को, मित्तलों को जो है हम सारा कुछ दे देंगे, यहाँ की ज़राअत का मालिक बना देंगे, और वो जो है किसान जो है इंडिया का, वो चुप करके बैठा रहेगा, और वो जो है वो अपने बच्चों को भूख के अलावा कुछ नहीं दे सकेगा। तो उसने सोचा है कि भाई जब ये सूरत हाल हो गई है तो फिर हम ही क्यों, हमारे बच्चे क्यों भूख से मरें, फिर तो हुक्मरानों के बच्चे भी। अब यहाँ पर अगर 8 दिन का ये लॉकडाउन, यानी अवामी लॉकडाउन हो जाता है दिल्ली का, इस अवामी लॉकडाउन के नतीजे में फिर कितनी अमवात होंगी, कितने दिनों का राशन इंडिया ने संभाल रखा है अपने कैपिटल में। बिल्कुल। तो इंडिया ने एक जाहिलाना, इंसान दुश्मन तरीक़ाकार, और हमारे तो वो मुसलमानों का दुश्मन था, फिर ईसाइयों का दुश्मन हुआ, फिर जैन जो है उनका दुश्मन हुआ, सबका दुश्मन हुआ, अपने किसानों का भी दुश्मन हो गया। अब किसान कितनी तादाद में? मैं तो समझता हूँ कि वो करोड़ों की तादाद में, आधी से ज़्यादा आबादी उनकी भी ज़राअत पर डिपेंड करती है। वो कंसिस्टेंट हैं अपने एहतजाज हैं, बिल्कुल हैं, और उनको होना चाहिए, और पूरी इस्तकामत के साथ वो डटे हुए हैं। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में मैं फिर अर्ज करता हूँ, अगरचे ऐसी सूरत हाल शायद अब सामने नहीं है, और अगर रियासती ताकत का इस्तेमाल होता है, खून की नदियाँ बहती हैं, तो फिर क्या होगा? ये रियासत तो एक बेईमाना रियासत है ना, एक खतरनाक। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से, उनको डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से। नहीं, मैं कहता हूँ कि जब दुनिया में खून बहेगा, दुनिया चीख पड़ेगी, भागेंगे फिर। मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है, मकबूजा कश्मीर को दुनिया ने निगलेक्ट किया, दिल्ली को कैसे निगलेक्ट करेंगे, और चंडीगढ़ को कैसे नेगलेक्ट करेंगे, हरियाणा को कैसे नेगलेक्ट करेंगे, करनाल को, रोहतक को, हिसार को कैसे नेगलेक्ट करेंगे, पटियाला को, अंबाला को, और अपना जालंधर को कैसे इग्नोर करेंगे, और उसके आगे बढ़े चले जाएं, यूपी के मुख्तलिफ शहरों को, मुख्तलिफ आबादियों को, उनको कैसे नज़रअंदाज करेंगे? दुनिया एक जगह से तो चश्मपोशी कर सकती है, और की हुई है, बड़ी मुजरिमाना चश्मपोशी की हुई है, लेकिन इंडिया जो कुछ अपने लोगों के साथ कर रहा है, किसानों के साथ कर रहा है, तो उस पर दुनिया कैसे खामोश रहेगी? ठीक है, ब्रेक लेनी। नाज़रीन, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे अली सदपारा के हवाले से। कोपैमाओं की तलाश अभी तक जारी है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल सका कि वो कहाँ हैं। आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो तलाश करने में इस वक्त मसरूफ़ हैं। अब देखना ये है कि, और दुआ भी यही है कि इंशाल्लाह वो बखैर व आफियत बाहिफाजत वापस आ जाएँ। साथ रहिएगा, इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि आलमी शोहरत याफ्ता लापता कोहपैमा अली सतपारा, जॉन स्नोरी और जॉन पब्लो की तलाश का दूसरा रोज़ है और आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो इस वक्त तलाश में मसरूफ़ हैं और जो अली सतपारा के जो बेटे हैं वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और वो ये कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन है। लगारी साहब, अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है, लापता हो गए हैं और दुआ तो यही है कि वो खैर आफियत आ जाएँ वापस। अल्लाह करे कि मोहम्मद अली सतपारा हयात हूँ और ज़िंदा सलामत वापस आएँ और वो बाकी जो उनके साथ को पैमाएँ, अल्लाह ताला उन्हें भी ज़िंदगी दे और उन्हें भी इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकाले। देखें, बहुत तेज़ रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, दर्जा हरारत -50 से भी मेरे ख्याल में क्रॉस कर रहा है और तेज़ हवाओं ने सूरत हाल को और ज़्यादा ख़राब किया है। इस हालत में ऑपरेशन, देखें ऑपरेशन कैसे हो सकता है, हेलीकॉप्टर भी एक तरह से उड़ सकता है। अगर इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं तो ना तो वो कहीं लैंड कर सकता होगा और ना ही वो होगा, लेकिन अल्लाह ताला कोई मुआवजा कर दे कि तेज़ हवाएं रुक जाएं और वो जो शिद्दत है मौसम की उसमें कमी आए और उसके नतीजे में उनकी ज़िंदगियां बच जाएं। अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला के करम पर और उनके अल्लाह के रहम पर भरोसा है और हम दुआ गो हैं कि मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथ जो दूसरे लोग हैं वो सब सलामत रहें, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और वो ज़िंदा सलामत हमारे पास वापस आएं। बिल्कुल ऐसा लगा। ऐसा PSL सीज़न 6 का नया गाना आ गया है और नसीबो लाल ने ये गाना गाया है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो अवाम है वो खासी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उनको गाना ये पसंद नहीं आ रहा। अवाम बना रहे हैं या खवास बना रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या हम अब तो ज़ाहिर है रेशमा तो हैं नहीं और ना तो मेहदी हसन है कि हम उनसे ये गाना गाने को कहते। ज़ाहिर है कुछ जो माल आपके पास जो हैं आर्टिस्ट वो पहले वाले जो सीजन्स के गाने थे तो बड़े अच्छे थे। तो नसीबो लाल में कौन सी खराबी है? मैं नहीं कह रही, एक आर्टिस्ट सोशल मीडिया पर लोगों मैं ये कहता हूँ कि लोग असल में आपको किस चीज़ से इख्तलाफ होता है हम वो नहीं समझ सकते हैं। उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है, अगर उसका नाम ही नसीबो लाल है, अगर इससे इख्तलाफ है तो दूसरी बात है। और बहुत से और गाने मुझे, अच्छा मैं ये कहूँ कि मुझे जो है वो मेरा जज्बा जुनून वाला गाना पसंद नहीं था, तो इसका क्या मतलब है? मैं अपनी राय मुसलत कर दूँ सबके ऊपर? नहीं, ऐसी सूरत एक आदमी ने नहीं कहा ना, बहुत सारे लोगों ने कहा है। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी तो कह रहे हैं ना। ये एक सूरत हाल है, लेकिन हम इसको इशू, मैं कहता हूँ कि म्यूज़िक की कोई भी अंदाज हो अच्छा है। नसीबो लाल अच्छा गाती है, इसमें कौन सी बात है, और इसको भी हम देख लेंगे। लेकिन इसका ये इशू क्या है? इशू होगा जब PSL शुरू होगा और मैच शुरू होंगे, मैच दिखाए जाएंगे, तब हमें पता चलेगा। ये भी एक इवेंट का गाना होता है, हो जाएगा और हो सकता है कि बाद में इन्हीं का ट्रेंड बन जाए कि जनाब ये बहुत अच्छा गाया गया है। अवाम को जब कोई चीज़ पसंद नहीं आती ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको वो चीज़ पसंद करवाना। मैं अवाम की राय का एहतराम करता हूँ। सही। अच्छा, लगाई साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नए पाकिस्तान में माफिया का राज है, तकरीबन 2 महीने होने वाले इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, लेकिन बोल न्यूज़ बहुत सारी जगहों पर नहीं आ रहा है। लोग शिकायतें कर रहे हैं, इवन हम लोगों को सोशल मीडिया पर लोग कह रहे होते हैं कि बोल न्यूज़ नहीं आ रहा। इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयों का मकसद क्या है? मकसद तंग करना है, मकसद हमें परेशान करना है, मकसद वो आवाज़ नहीं पहुंचने देना है जो आवाज़ लोग सुनना चाहते हैं, लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। हम अपने तौर पर पूरे तौर पर ये कोशिश करते हैं कि लोगों को उनके हर सेगमेंट को हम मुतमईन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर सेगमेंट को मुतमईन करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता है। लेकिन हुकूमत या ये इदारा जो है ये हुकूमत की पॉलिसी टो कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैं अब भी ये कहता हूँ कोई एजेंडा ये टो कर रहा है, किसी एजेंडे के तहत ये काम कर रहा है और कोई कार्टलाइजेशन है जिसको ये इस्टेब्लिश करना चाहता है या बनाना चाहता है या मजबूत करना चाहता है या स्ट्रेंथन करना चाहता है। वो ये चाहता है ये इदारा कि जो आवाज़ उनको पसंद ना आए वो आवाज़ जो है हटा दी जाए, घटा दी जाए, आवाज़ कम कर दी जाए। हमारे इलाके में भी कई दिन तक नहीं आता रहा है और बहुत से दूसरे इलाकों से मुझे दोस्त कहते हैं कि हमारे इलाकों में जो है प्रॉब्लम हो रही है और बहुत से केबल ऑपरेटर्स ये कहते हैं कि जनाब हमें कह दिया गया है कि अगर आप चलाएंगे तो अपने उसका नतीजा भी आप खुद भुगतेंगे। तो अगर ये सूरत हाल है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इदारे क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ ये तो नहीं है कि सिर्फ एक ही इदारा है पैमरा। क्या पैमरा को कोई देखने वाला नहीं है? क्या पैमरा को रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है? क्या
ऐसा लगता है कि सल्तनत है पाकिस्तान का मीडिया जो है वो सलीम बेग साहब की मिल्कियत है और उनकी सल्तनत है और उनकी बादशाहत है और वो जिस तरह चाहें मीडिया के साथ सलूक करें। ये तो अफसोसनाक बात है। ये किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी रियासत के लिए सबसे खतरनाक बात ये होती है कि लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाए। और बात हमारे यहाँ खेल ही दूसरा हो गया है। हमारे यहाँ कार्टलाइजेशन है, वो कार्टलाइजेशन ये चाहती है कि कोई और आवाज़ ना निकाले। ये है सूरत हाल। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन को हम ये बताना चाहेंगे कि अगर आपके यहाँ बोल न्यूज़ नहीं आ रहा तो आप लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए देख सकते हैं या फिर यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए आप बोल न्यूज़ की नशरियात देख सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।